हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इस बार सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपको इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, इतना मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसकी बात जो शुरू होती है वो होती है कि ये अंतिम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1986 में, और जिसमें 1992 में क्या किया गया था, एक बार संशोधन किया गया था। इसके बाद वर्तमान जो अभी शिक्षा नीति बनी है वो इसरो के हमारे वैज्ञानिक हैं के कस्तूरी रंगन, इन्हीं के अध्यक्षता में जो है समिति की रिपोर्ट पर ये आधारित है। तो इनके द्वारा जो समिति की रिपोर्ट बनाई गई या दिया गया उस पर ही आधारित है हमारे शिक्षा नीति 2020। अब जो मेन इसमें पॉइंट है उन्हीं को हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी है शिक्षा नीति के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन, जिसे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER कहते हैं, को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद जो दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों की बात क्यों आई है यहाँ पर, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में केंद्र का भी उसमें योगदान होता है और राज्य का भी योगदान होता है। तो इसी वजह से केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP का कितना प्रतिशत, 6%, जो कि काफ़ी अच्छा है, हिस्से से सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया कि जो सार्वजनिक व्यय होगा उसमें से GDP का 6% हिस्सा जो है वो शिक्षा के लिए दिया जाएगा, शिक्षा क्षेत्र में दी जाएगी। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन जो प्रबंधन मंत्रालय है उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। तो इस पर प्रश्न पूछकर आ सकता है कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नया नाम क्या है। तो आप बता सकते हैं शिक्षा मंत्रालय, इसका नया नाम जो है कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे कि स्कूल शिक्षा संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, और इसके अंतर्गत जो यहाँ पर दिया गया है कि नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है और 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो अभी जो हमारी वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है वो 10+2 की चल रही है, लेकिन अब जो चलेगी वो चलेगी 5+3+3+4 की। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि ये सब क्या है। देखिए, यहाँ पर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, आगे भी संभावना बिल्कुल प्रबल है। तो इसलिए आप लोग इसको डिटेल में अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारी शिक्षा नीति है वो 10+2 की है, और जिसमें बच्चे की आयु कितनी रखी गई है, 3 वर्ष से 3 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षण शास्त्रीय जो 5+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात की गई। यानी जो अभी की शिक्षा नीति है उसमें बच्चे की जो आयु होगी वो 3 से 18 वर्ष की होगी, और उसका प्रारूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, 5+3+3+4 की। अब इसको हम देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं जो कि उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो पिछला जो हमारा अकादमिक ढांचा है, जो 10+2 का ढांचा है, उसके अंतर्गत क्या होता था कि आपका 10 तक के बच्चों की जो उम्र होती थी वो 6 से 16 वर्ष की होती थी। यानी जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का जो एडमिशन होता था वो 6 वर्ष की आयु से होता था, लेकिन अब इनकी आयु घटाकर क्या कर दिया गया है, 3 से 18 वर्ष की आयु कर दी गई है। इसके बाद जो +2 यानी 11th-12th के लिए जो होता था वो 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए
इसमें दिया गया था। लेकिन अभी जो नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा है उसमें इन्होंने 4 स्टेज बताए हैं। एक बताया है फाउंडेशनल, दूसरा बताया है प्रिपरेटरी, और तीसरा मिडिल, और चौथा सेकेंडरी बताया है। अब जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है इसमें क्या होगा, ये पूरा 5 साल का होगा। यहाँ पर ये पूरा 5 साल का होगा आपका ये फाउंडेशनल वाला, जिसमें 3 साल तक के बच्चे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका इन सब में पढ़ेंगे, और साथ ही 2 साल जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ेंगे। बच्चे की आयु 6 से 8 वर्ष होगी 1 और 2 क्लास में। इसके साथ ही जब प्रिपरेटरी में आते हैं हम, तो इसमें देखिए कक्षा 3 से लेके 5 तक, इसमें 3 साल के लिए ये कोर्स रखा गया है, मतलब क्लास 3 से 5 तक। इसमें बच्चे की आयु 8 से 11 वर्ष की होगी। इसके बाद जो दूसरा 3 है, यहाँ पर 3+3 है ना, यहाँ पे 5+3+3, इस तरह से नीचे हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, +4 ऐसे दिया गया है। तो जो दूसरा 3 है उसमें क्या होगा, क्लास 6 से लेके 8 तक, और एज जो होगी बच्चे की वो होगी 11 से 14 वर्ष। ये आपका मिडिल स्टेज में आता है। इसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज में आता है उसमें 4 साल का ये होगा पूरा, और इसमें क्लास कौन सी आएगी, 9 to 12 आएगी, और एज जो होगा बच्चों की वो होगा 14 से 18 ईयर्स। तो ये ढांचा दिया गया है। तो इसमें से आपको कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ पर हम फिर से डिटेल में इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो फाउंडेशनल, जिसमें हमने 5 साल का पढ़ा था कि 5 वर्ष की जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें 3 साल का प्री जो पढ़ाई होगी, जैसे आंगनवाड़ी में प्री प्राइमरी की होगी, और उसके बाद ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, जो क्लास 1 क्लास 2 की है वो उसकी पढ़ाई होगी। उसके बाद जो 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें आपने देखा ही, यहाँ पे हमने पढ़ा था जो 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें हम यहाँ पर कितने साल के बच्चे, क्लास 3 से लेके 5 वर्ष तक के जो होगा वो प्रिपरेटरी स्टेज में होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक। इसके अंतर्गत क्या होगा, 6 से लेके 8 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 8 तक की क्लास होगी, और यहाँ पर ये 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास के लिए होगा, और ये भी कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा। अब 4 वर्ष के लिए क्या है, 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक हो जाएगा। इसमें 9, 10th और 11, 12th को मेंशन किया गया है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट्स में ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल हो जाता है पूरा वीडियो। देखिए, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत जो है जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। इसके द्वारा क्या होगा कि 2025 तक कक्षा 3 के जो स्तर के बच्चे हैं उनके लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब जो आधारभूत कौशल है इनको इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा। इसके साथ ही इस नीति के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो आप चाहें तो PDF में देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप इसी को बार बार पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से ज़रूर करिएगा। इसमें जो दिया गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। हम लोग ज़्यादातर पेडागोजी में यही सब पढ़ते हैं, तो इसमें अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि शिक्षक और अभिभावक को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनना, जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें। कि बच्चे के अंदर अगर कोई हुनर है, कोई उसके अंदर विशिष्ट क्षमता है, तो उस पर शिक्षक के साथ साथ अभिभावकों पर भी जोर दिया गया है कि उसकी पहचान करे, ताकि वो उनका सर्वांगीण विकास हो और अकादमिक में वो और आगे बढ़ सके। इस तरह से इस पर जोर दिया गया है। दूसरा जो दिया गया है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। यानी जो बेसिक शिक्षा है और संख्या ज्ञान है, इसको प्राथमिकता दी गई है कि ये सीखना ही है सबसे पहले, जिससे क्या होगा कि सभी कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे
सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकेंगे। तो प्राथमिक जो बेसिक शिक्षा है उसको अनिवार्य किया गया है अच्छे से उस पर ध्यान देने के लिए। इसके बाद जो लचीलापन है, तो लचीलापन इसलिए रखा गया है ताकि जो विद्यार्थी हैं उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव ना हो। कहने का अर्थ ये है कि लचीलापन होना चाहिए पाठ्य पुस्तकों में, ताकि बच्चे अपने रुचि के अनुसार उसको अपने जीवन में क्या सही लग रहा है उस रास्ते को चुन सके। कला और विज्ञान को भी दिया गया है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान। साथ ही व्यावसायिक शिक्षण को भी मुख्य धारा से जोड़ने की बात की गई है और कहा गया है कि इन सब में कोई स्पष्ट अलगाव नहीं होना न हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच परस्पर दूरी असंबद्धता को दूर किया जा सके। मतलब इनके बीच कोई अलगाव नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो कि हानिकारक चीज़ें हो या ऊंच नीच या दूरी या असंबद्धता को इसके अंतर्गत दूर किया जाए। मेन चीज़ें ये दी गई है। इसके बाद जो सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास जो है इस पर ध्यान दिया गया है कि इसमें क्या होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान, कला को भी महत्व देना है, मानविकी विज्ञान और खेल के बीच में एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास जो है वो महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन सब चीज़ों को इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है। अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है कि बच्चा कुछ भी समझकर सीखे, करके सीखे। रटंत पद्धति को केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना ये उचित नहीं होगा, इसीलिए अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है कि रटन विद्या नहीं चलेगी। इसके साथ ही रचनात्मक और तार्किक जो सोच है उस पर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है कि तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक और तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन होना, स्वतंत्रता होना, जिम्मेदारी उठाना, बहुलतावाद, समानता और न्याय, इन सब पर जो है जोर दिया गया है कि इन सब चीज़ों के प्रति बच्चों को जो है अग्रसर किया जाए, नैतिक और मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का बच्चों के अंदर विकास किया जाए। इसके बाद बहुभाषिता जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुभाषिता के अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया गया है कि बहुभाषिता को, जो कि सब अलग अलग स्टेट से हैं, सबकी भाषाएं अलग हैं, उनकी शक्ति को पहचानना, उनको पूरा एक मतलब प्रोत्साहित करना है। उसके बाद है जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे के साथ सहयोग, सामूहिक कार्य करना और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना जरूरी है। किसमें? जीवन कौशल में। जीवन कौशल को किस तरह से सीखा जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है कि लगातार मूल्यांकन होना चाहिए और इसके बजाय कि साल में के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है। तो परीक्षा केंद्र में सिर्फ ये जो अंत में परीक्षा लिया जाता है, जिससे क्या होता है कोचिंग इत्यादि की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको कम करने के लिए जो है सीखने का मूल्यांकन लगातार होना चाहिए, यानी बीच बीच में ये जो परीक्षाएं हैं वो लेते रहना चाहिए, जिससे क्या हो इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना मिले। इसके बाद तकनीकी के यथासंभव जो उपयोग हैं उस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ बनाने और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में जो है तकनीकी को यथासंभव उपयोग पर जोर दिया गया है कि अधिक से अधिक तकनीकी का उपयोग किया जाए। इसके बाद जो सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा की एक समवर्ती विषय है।
समवर्ती विषय है शिक्षा, इसके क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर अपना खर्च करती है या कहीं अपना मत देती है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि सभी पाठ्यक्रम में जो स्थानीय परिवेश है उसकी विविधता को सम्मान देना, उसमें जो भी चीज़ें हैं स्थानीय परिवेश में उसको सम्मान देना, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि शिक्षा जो है समवर्ती है, यानी राज्य की जो विविधता है उसको भी उतना ही महत्वपूर्ण देना, स्थानीय परिवेश को भी उतना ही महत्व देना जितना कि केंद्रीय चीज़ों को महत्व देना है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जो बच्चा जहाँ स्थान पे रहता है उस स्थानीय परिवेश को सम्मान देना है। इसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें दी गई है इस बार। सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके। तो जो शैक्षिक है, मतलब जो शिक्षा है, मतलब सारे ही लोगों के तक पहुंच हो सके, सारे ही विद्यार्थियों तक पहुंच हो सके, एक समावेशन हो सके, सभी तरह के विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके, जिससे क्या हो कि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी छात्र जो हैं शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सके, कोई इससे वंचित ना रह सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये कि स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल तथा शिक्षा से है। तो स्कूली शिक्षा किस तरह से होना चाहिए, चाहे वो उच्चतर शिक्षा हो या फिर आपका प्राइमरी शिक्षा हो, इन सब में तालमेल होना चाहिए। और प्रारंभिक में बाल व्यवस्था, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल भी जो है, देखभाल के लिए भी महत्व दिया गया है। इसके बाद शिक्षक और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना, यानी उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति। यानी जो शिक्षकों की जो यहाँ पर नियुक्ति हो रही है उसमें क्या करना है कि उत्कृष्ट, मतलब अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए, और साथ ही निरंतर जो व्यावसायिक विकास है उस पर भी ध्यान देना, सकारात्मक कार्य का जो वातावरण है वो सकारात्मक हो, सेवा की स्थिति जो है वहाँ का वातावरण अच्छा हो और सकारात्मक हो, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें आप जो शिक्षकों और संकाय यहाँ पर आप कह सकते हैं जो फैकल्टी होता है, यानी शिक्षा का जो विभाग होता है उसे ही संकाय कहा जाता है। तो उसमें उत्कृष्ट व्यवस्था होते रहना चाहिए, शिक्षकों की नियुक्ति में उत्कृष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, सकारात्मक कार्य वातावरण होना चाहिए, तो इस पर जोर दिया गया है। इसके बाद ही जो दिया गया है वो ये है कि शैक्षणिक जो प्रणाली है उसकी अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। यानी कि जितने भी अखंडता और पारदर्शिता, मतलब इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, संसाधन की कुशलता होनी चाहिए, जो भी चीज़, या शिक्षक हो चाहे कोई भी चीज़ हो उसमें कुशलता होनी चाहिए, और सार्वजनिक प्रकटीकरण मतलब कि बिल्कुल भी स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी काम जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। स्वायत्तता, सुशासन मतलब कि अपने ऊपर जिम्मेदारी हो, जो भी काम इनको सौंपा जाए, या शिक्षक हो या इनके विभाग हो, उनमें स्वायत्तता हो, मतलब उनको उस पर खुद ये अधिकार हो कि वो उसमें अगर कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से जो है नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहन दिया गया है कि जो अलग से विचार हैं कोई, उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके साथ ही जो
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा। अब यहाँ पर अनुसंधान पर जोर दिया गया है, सतत मूल्यांकन पर जोर दिया है, क्योंकि इससे क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसका विकास होगा। तो इसीलिए उत्कृष्ट स्तर का शोध के लिए इसमें विशेष जो है जोर दिया गया है। उसके बाद भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना, उससे प्रेरणा पाना, इसमें इस चीज़ के लिए बताया गया है कि जहाँ भी संभव हो, जहाँ भी उचित लगे वहाँ पर इन सब चीज़ों को सम्मिलित करना। इसके बाद भाषाई विविधता का तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि भाषाई विविधता जो है उसका संरक्षण करना, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे ही भाषाएं हैं, 250 से के आसपास, यानी 250 से थोड़ा सा कम समझिए आप, 225 के आसपास भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। तो भाषाओं का संरक्षण करना अनिवार्य बताया गया है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत यहाँ पे कहा जा रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। यानी जो मातृभाषा में ही कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाए, या फिर वहाँ की मातृभाषा हो या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जो भी हो, उसी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, या फिर कोई भी भाषा हो, हरियाणवी हो, कोई भी भाषा हो, उसी भाषा में क्या करना है, वहाँ पर शिक्षा देना है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। महत्वपूर्ण बात क्या यहाँ पर सामने आई है कि मातृभाषा को सिर्फ 5वीं तक ही नहीं रखना है, आगे भी यहाँ पर कक्षा 8 के आगे भी इसको, मतलब इसमें बच्चे की चॉइस होगी कि वहाँ पर वो रखना चाहता है या नहीं। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर सुझाव दिया है कि मातृभाषा को आगे भी पढ़ा जा सकता है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भारत की जो शास्त्रीय भाषा है, जो क्लासिकल लैंग्वेज है और साहित्य है, उसकी प्रासंगिकता और सुंदरता को भी क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए संस्कृत जो कि संविधान की 8वीं अनुसूचित में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी मिलाकर यदि इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत भाषा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जिसको बिल्कुल अभी तो बिल्कुल ही संस्कृत भाषा मतलब ऐसा लगता है कि गायब सी हो गई है। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ये जोर दिया गया है कि भारत में जो शास्त्रीय भाषा है, जैसे तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सभी जो भाषाएं हैं इसमें भाषाओं में एक अत्यंत समृद्ध साहित्य है। और इन शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त पाली, फारसी, प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी समृद्धि के लिए और भावी पीढ़ी के सुख और समृद्धि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ यही है ये जो भी भाषाएं हमारे प्राचीन भाषाएं हैं या जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको संरक्षित करना है आने वाले पीढ़ियों के लिए। आने वाले जो भावी पीढ़ी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, उनको भी इन सब भाषाओं से अवगत कराना है। जैसे ही भारत पूरी तरह से विकसित देश बनेगा, अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन में भाग लेना और इंसान के रूप में समृद्ध बनना चाहेगी। ऐसा इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये सब चीज़ें होंगी, भाषाओं को महत्व दिया जाएगा, इनको संरक्षित रखा जाएगा, तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, जैसे ही भारत एक मतलब विकसित देश बनेगा तो अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन में भाग लेना और इंसान के रूप में समृद्ध होना चाहेगा। इसके बाद संस्कृत के अलावा भारत की अन्य जो भाषाएं हैं यहाँ पर, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, फारसी, प्राकृत शामिल है, स्कूलों में भी व्यापक रूप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में संभवतः ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में
अनुभवात्मक और अभिनव अप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषा और साहित्य जीवित और जीवंत रहे। इसके लिए इन्होंने इसमें बताया जा रहा है कि स्कूल में भी इन भाषाओं को मतलब प्राथमिकता दी जाए, जिससे क्या हो, ये भाषा भी जीवित रहे और इनका भी जीवन बना रहे। इसके साथ ही जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा, मतलब अंग्रेजी पढ़ा जाता है, अंग्रेजी के अलावा जो विदेशी भाषा है उन भाषाओं को भी इसमें ऐड करने के लिए बताया गया है। जैसे कोरियाई भाषा, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के बारे में जाने और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को और दुनिया भर में घूमने फिरने को सहजता से बढ़ा सके। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे सिर्फ विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी ही ना सीखें, इन भाषाओं को भी सीखने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि अगर बच्चों को ये भाषाएं आएंगी तो वो दुनिया के बारे में जान सकेगा, सभी देश के कल्चर के बारे में जान सकेगा, वहाँ जाएगा तो वहाँ पर इसको उनकी भाषाएं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से इन सब पर जोर दिया जा रहा है। तो काफ़ी कुछ है, लेकिन इतनी महंगी व्यवस्था हो रही है, तो देखते हैं कितना सफल होता है ये। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प जो है वो उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। इन सब की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन किसी पर भाषा थोपा नहीं जाएगा, वो अपनी रुचि के अनुसार उस भाषा को सीख सकता है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा पर भी विशेष महत्व दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा, जैसे ही ज्ञान की शिक्षाएं महत्वपूर्ण है, वैसे ही शारीरिक शिक्षा पर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है बात बताई जा रही है कि शारीरिक शिक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विद्यालय में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खेलकूद, योग आदि में भी बच्चों को जो है शामिल किया जाए, जिससे वो उनका शरीर स्वस्थ रहे। अब पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी बात क्या बताई जा रही है कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है। इसके बाद ही कक्षा 6 से ही क्या होगा, महत्वपूर्ण बात कि व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इंटर्नशिप की भी व्यवस्था कक्षा 6 से ही शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय जो यहाँ पर इसके साथ ही जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, जिसे हम NCERT कहते हैं, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करेगी और इसके बाद ये तैयार की जाएगी इन्हीं के द्वारा। इसके बाद NCERT ही सारी पाठ्यक्रम तैयार करेगी और छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव भी किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि सुधारों को शामिल किया जाएगा। तो कक्षा 10 और 12वीं की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा और सेमेस्टर के रूप में इनको जो है इसमें सेमेस्टर देखने को मिल सकता है 10th और 12th क्लास में। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि इनकी जो परीक्षाएं होती है उनमें बहुविकल्पीय प्रश्न का भी प्रावधान किया जाएगा, जो कि अभी नहीं है। इसके साथ ही छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम आपको याद रखना है। परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। छात्रों के प्रगति यानी छात्रों की जो प्रोग्रेस असेसमेंट है उसके लिए जो है यहाँ पर इस सेंटर की यानी परख की स्थापना की जाएगी। इसके बाद छात्रों की जो प्रगति है, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग। तो छात्रों की प्रगति
या छात्रों के भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता करेगी क्या? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मदद करेंगी। और आप यहाँ पर चाहें तो कमेंट बॉक्स में परख का फुल फॉर्म बता सकते हैं। तो ये क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार, तो इसमें शिक्षण संबंधी सुधार क्या किए गए हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक तैयार की जाएगी। कहा जा रहा है कि शिक्षक की नियुक्ति प्रभावी हो, पारदर्शी हो, मतलब कोई लुका छुपी वाली बात ना हो, एकदम मतलब प्रभावपूर्ण होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। कोई इसके अगर इसमें कोई भी शिक्षक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत ही अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका होता है, तो उनकी पदोन्नति भी की जाएगी। इस तरह से इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक परिषद जो है ये शिक्षक के लिए है बेसिकली, कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा का भी विकास किया जाएगा। इसके साथ ही 2030 तक क्या किया जाएगा कि अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो है वो 4 वर्षीय एकीकृत यानी BEd की जो डिग्री होगी अब 4 वर्ष की होगी, इसको अनिवार्य कर दिया गया है 2030 तक। इसके बाद उच्च शिक्षा संबंधी जो कुछ प्रावधान किए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कहते हैं, उसको 26.3% जो कि 2018 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या था 26.3, इसको बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया है और इसका लक्ष्य रखा है कि 50% कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा गया है। तो कितने करोड़ सीट है? 3.5 करोड़ सीटों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही जो स्नातक पाठ्यक्रम में यहाँ पर जो स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। तो आप जो ग्रेजुएशन करते हैं 3 या 4 वर्ष के, इसमें जो है आपका एंट्री और एग्जिट व्यवस्था दिया जाएगा और जहाँ तक आपने पढ़ाई की है उसके आधार पर ही आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 4 वर्ष का स्नातक है, अगर आपने 3 साल में ही छोड़ दिया तो आपको उसी आधार पर प्रमाण पत्र इशू करा दिया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि में कई छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, अगर आप 1 वर्ष के बाद छोड़ते हैं और 1 वर्ष और 2 वर्ष के बाद छोड़ते हैं तो इसमें आपका एडवांस डिप्लोमा के नाम से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही अगर आप 3 वर्ष के बाद छोड़ते हैं, 3 वर्ष की डिग्री तथा 3 वर्ष में आपको डिप्लोमा मिलेगा और एडवांस डिप्लोमा मिलेगा और 4 वर्ष में आपको शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही जो विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान है उस से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान किया जा सके। तो अंकों को भी अब क्या किया जाएगा, डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाने की व्यवस्था की जा रही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण बात हुई है वो एमफिल को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्य क्षेत्र होंगे। तो शिक्षा से संबंधित जो भी काम है उसमें सभी क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाएगा और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय होगा। अब देखिए यहाँ पर जो उच्च शिक्षा आयोग है उसमें
चिकित्सा और कानून को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही मतलब सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा, जो नियामक होगा। ठीक है, यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर सिर्फ क्या करेगा, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर क्या होगा, पूरे उस शिक्षा जितने भी उस शिक्षाएं हैं उस पर एकल निकाय के रूप में ही क्या करेगा, कार्य करेगा। अब इसके अलावा जो इसके निष्पादन यानी इसके कार्यों के जो परफॉर्मेंस होंगे उसके निष्पादन हेतु 4 निकाय जो है बनाए जाएंगे, जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकी परिषद। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि शिक्षक की जो शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। शिक्षक के शिक्षा के साथ साथ क्या करेगा, उस शिक्षा के लिए भी यह कार्य करेगा। इसके साथ ही जो सामान्य शिक्षा परिषद है, सामान्य शिक्षा परिषद यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। इसके बाद राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद है, यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा, जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण और सुशासन परिणामों पर भी आधारित होगा। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद के अंतर्गत यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए जो वित्त पोषण है यानी जो वित्त की ज़रूरत है वो पूरा करेगा, धन संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा करेगा। और विकलांग बच्चों के लिए भी क्या करेगा, प्रावधान कर यहाँ पे विकलांग बच्चों के लिए जो प्रावधान है उसको हम पढ़ेंगे। विकलांग बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो इसके अंतर्गत जो बताया, तो यहाँ पर विकलांग बच्चे हेतु क्या प्रावधान किया गया है। और इस नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन, प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। तो विकलांग बच्चों के लिए यहाँ पर जो है विशेष रूप से सहयोग प्रदान करने की बात की गई है कि जो भी उनके प्रशिक्षण संसाधन केंद्र है उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनके आवास की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही उनको जिस भी उपकरण की आवश्यकता होगी उसकी भी सहायता की जाएगी और शिक्षकों का पूर्ण समर्थन उनके साथ होगा, चाहे वो प्रारंभिक में हो या उच्च शिक्षा में हो। तो प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जो है ये सारी ही चीज़ें उनको मतलब उनके जो भागीदारी की प्रक्रिया है उसको सक्षम बनाएगी। तो जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही जो डिजिटल शिक्षा संबंधित प्रावधान है इसको तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का क्या किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो स्वायत्त निकाय है वो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा और इसके द्वारा जो है वो शिक्षण का मूल्यांकन और योजना क्या होनी चाहिए, प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु क्या किया जाएगा, विचारों का आदान प्रदान करेगा। तो ये विभाग होते हैं जो आपस में एक ग्रुप में होते हैं और एक दूसरे के विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं किसी भी कार्य के हेतु उसकी व्यवस्था के लिए। इसके साथ ही जो डिजिटल शिक्षा है इसको विकसित करने के लिए अलग अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा और डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री, क्षमता निर्माण हेतु समन्वय का कार्य करेगी और पारंपरिक ज्ञान व संबंधी प्रावधान भी यहाँ पर किया जाएगा। भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनको पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा ताकि सबको समझ आए। महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत ये है कि जो आकांक्षी जिले हैं, जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा।
तो जो जिन जिलों में उन विद्यार्थियों के लिए जहाँ पर जातिगत बाधाएं हैं, सामाजिक बाधाएं हैं, उनको नामित किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के लिए क्या किया जाएगा, नामित किया जाएगा। उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र की सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की भी स्थापना की जा रही है। इसके साथ जो 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बच्चा देखभाल, यहाँ पे बच्चा होगा, बच्चा देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जो वित्तीय सहायता है, तो वित्तीय सहायता जो है SC, ST, OBC इनको दी जाएगी, या फिर जो अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं और मेधावी छात्रों को जो है, इससे जितने भी इससे संबंधित मेधावी छात्र हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को भी एक बार हम समझ लेते हैं। और इस नीति में क्या हुआ था कि इस नीति का उद्देश्य क्या था कि असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। और इस नीति के में क्या हुआ था कि प्राथमिक स्कूल को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, पूछ दिया जाता है प्रश्न। इस नीति में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का भी विस्तार किया गया था और ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया था। अब इसमें आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब ये नई शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। तो इसमें बदलते वैश्विक परिवेश में ज्ञान आधारित व्यवस्था में मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी, क्योंकि वैश्विक परिवेश परिदृश्य जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट की ओर दुनिया बढ़ रही है, तो इसीलिए शिक्षा में परिवर्तन लाना जरूरी हो गया था। इसके साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। तो अनुसंधान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, साथ ही नवाचार, इसीलिए इनमें परिवर्तन किया गया। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या चुनौतियां हो सकती है, तो देखिए इस तरह की जो चुनौतियां हैं, जो शिक्षा है वो राज्यों का सहयोग शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्य के अपने स्कूल बोर्ड हैं। इसीलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु सरकारों को आमने सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचारों का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। तो देखिए ये जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो केंद्र राज्य दोनों का इसमें जो है हामी होना जरूरी है। अगर इसमें राज्य की जो सरकारें हैं वो अगर इसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम करती हैं या फिर इस चीज़ को मानने से इनकार करती हैं, तो इस नीति को लागू करने में क्या होगी, कठिनाई होगी या फिर मतलब विफल भी हो सकती है। साथ ही ये शिक्षा जो है थोड़ी महंगी हो रही है, क्योंकि विदेशी शिक्षा लेने के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं वो इसको मतलब इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही शिक्षा का संस्कृतिकरण, जैसे कि आप जानते हैं दक्षिण भारत में लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। फंडिंग संबंधित जानकारी जो है, जो फंड दिए जाते हैं वो जांच का अपर्याप्त होना, मतलब पता नहीं चलता है कि सबको ये चीज़ें, जो फंड है सरकार की तरफ जो मिलती है उसमें भ्रष्टाचार होता है, सभी के पास पूर्ण रूप से फंड नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि इस नीति से क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन, अगर इसका ये सफलतापूर्वक तरीके से अगर बढ़ जाती है, चल जाती है, तो यह नई प्रणाली भारत को क्या करेगी, विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष लाएगी। क्योंकि शिक्षा जो है वो मूल जड़ होता है किसी भी
किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। और नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। और 34 वर्ष के पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है कि सभी छात्रों को क्या करना, उच्च शिक्षा प्रदान करना, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना। मतलब हर तरफ से जो है, हर तरह मतलब पूरा सार्वभौमिक रूप से जो है इसको पूरा 3 से 6 वर्ष की आयु तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है पूरा कंप्लीट कराना है। तो ये जो था, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो भी नई शिक्षा नीति से रिलेटेड जितने भी इसमें महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया जाना चाहिए था, मैंने कोशिश की है। और अगर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसकी PDF को जाकर के गूगल पे जाकर के आप भी पढ़ सकते हैं। तो वैसे मैंने कोशिश की है सारी ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया है मैंने। तो आप लोग इसी को पढ़ लीजिए और ये काफ़ी है टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसी में से प्रश्न बनकर आएंगे, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं छूटी है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है पूरे PDF को, तो आप पढ़ सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।